इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं और साथ ही संचालन भी श्री इनार मोहंती जी। मैं अगर कहूं कि जिन लोगों के कॉलम की, और ख़ास तौर से जब वो संपादक थे हिंदुस्तान टाइम्स पटना में, तो बिहार की उन परिस्थितियों के बारे में जिनके लेखन की प्रतीक्षा रहती थी और तब से जिनके विचारों को सुनने का मैं लगभग जो अवसर मिलता है मैं कोशिश करता हूं कि वहाँ मौजूद रहूं, वो मोहंती साहब। बल्कि जब मैंने बिहार की चर्चा की तो उस वक्त हमारे अजीत झा साहब वो टाइम्स ऑफ इंडिया में थे। वन ऑफ द बेस्ट क्रिटिकल एनालिसिस्ट जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस थे, गवर्नेंस पर, आप दोनों यहाँ मौजूद हैं। आदरणीय पद्म विभूषण डॉक्टर कर्ण सिंह जी, आपका इतिहास देश के इतिहास से कैसे जुड़ा है, किस गौरवशाली परंपरा से आप आते हो, पूरा मुल्क जानता है। पर मैं डॉक्टर साहब को सरस्वती पुत्र के रूप में, उनका यह रूप मेरे लिए बड़ा प्रिय है और उन्हें मैंने जो अवसर मिला उन्हें सुना है। शायद हमारी परंपरा में यह रेयर है, दुर्लभ है कि सरस्वती और लक्ष्मी की एक साथ कहीं विलक्षण संगम होता हो, पर वो डॉक्टर साहब से रहा है। हमारे आध्यात्म पर, हमारे धर्म पर, चिंतन पर, हमारे उपनिषदों पर, सच कहा भाभी जी ने कि डॉक्टर साहब को सुनना एक अनुभव है। और मुझे याद है जब पहली बार मैंने डॉक्टर साहब को सुना था पटना में, अपने अग्रज जिनका बड़ा स्नेह मिला, डॉक्टर शंकर दयाल सिंह जी के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में, और शायद अगर मेरी स्मृति ठीक हो तो आगे जी भी थे। वह जय जानकी यात्रा का कार्यक्रम था डॉक्टर साहब का। तब से मैं सुनने के लिए एक तरह से जो अवसर मिलता है, उसके बाद बहुत जगहों पर मैं उनको सुनने के लिए जब अवसर मिला तो जाता रहा हूं। और उनकी कितनी चीज़ों के बारे में बताऊं, महर्षि अरविंद के बारे में उनका ज्ञान, बहुत वर्षों पहले थोड़ी मुझे किताब पढ़ने की आदत है, मैंने शायद पेंगुइन ने छापी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कोई ब्रिटेन का नागरिक, अपने समय का फाइटर, हिमालय में आए, संत बनकर रह गए, कृष्ण पर अद्भुत काम किया। उसकी प्रस्तावना डॉक्टर साहब ने लिखी थी, मैं नाम अभी भूल रहा हूं, उन्हें याद होगा। तो डॉक्टर साहब के बारे में उनके साथ मौजूद होना एक मेरे लिए रेयर अपॉर्चुनिटी है। मेरा सौभाग्य है कि पार्लियामेंट में मुझे उन्हें सुनने का मौका मिलता था, और उन्हें बहुत, जिन लोगों को बहुत प्रतीक्षापूर्वक मैं कहूँ कि सुनता था, उनमें से डॉक्टर साहब हैं। भाभी जी हमारे बड़े भाई, और जिनसे बड़ा स्नेह मिला, और जिनको हम सब हमारी वो स्मृतियों में उसी रूप में जीवंत हैं। उनकी उन्मुक्तता, जीवंतता, बड़े भाई दिग्विजय सिंह जी की, भाभी जी का भी बड़ा स्नेह हम सबको मिला। और गिद्धौर भी मैं बड़े भाई दिग्विजय जी के सौजन्य से उनके घर पर कई बार रहा हूँ। किस तरह से दिग्विजय जी ने अपनी अलग पहचान बनाई, वो कभी और वो करेंगे। उस रास्ते पर भाभी जी चलती रही सांसद के रूप में, और काम करती रही हैं। श्री झा जी के बारे में बताया है कि वो इंडिया टुडे में एडिटर रिसर्च है, पर उनकी विलक्षणता क्या है, इसके पहले शायद मैं गलत नहीं हूँ तो गल्फ टाइम्स में लंबे समय तक उन्होंने समय गुजारा। और श्री विनोद कुमार सिंह जी, IRS एडिशनल कमिश्नर, प्रकाशक श्री विवेक गुप्ता जी, और यहाँ अनेक लोग मौजूद हैं सभागार में। मैं कहूँ कि आज वर्षों बाद कुछ ऐसे चेहरे भी देखने को मिले जो आदरणीय चंद्रशेखर जी के साथ, बड़े भाई दिग्विजय जी के साथ, जिन्हें मैं देखता था। मेरे लिए बड़ा प्रिय अवसर है। और हमारे बड़े भाई संतोष जी और अनेक लोग यहाँ मौजूद हैं। जडेजा जी, बहुत वर्षों बाद मैंने उन्हें आज देखा। सभी उपस्थित मित्रों, सबसे पहले मैं डॉक्टर रणवीर सिंह जी को, भाई रणवीर जी को मैं जितनी बधाई दूँ वह कम है। मैंने देखा है कि किस श्रम से, किस निष्ठा से, किस ऊर्जा से, बल्कि एक हद तक कहे तो इस तरह के सृजन में जो तप और त्याग होता है वह उन्होंने किया। इसके लिए उन्हें खास तौर से बधाई। उनकी पुस्तक कुमार कालिका प्रसाद सिंह अनसंग हीरोज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल के लिए मुझे लगता है जो कुछ मुझे कहना था वो मैंने कोशिश की कि उसकी भूमिका में कहूँ। फिर भी यह पुस्तक कितना, मतलब श्रम साध्य प्रयास उनका रहा है, उसका मैं उल्लेख बहुत संक्षेप में करना चाहूँगा। यह पुस्तक मूलतः किस तरह से शोध से, और आप जानते हैं शोध का काम कोई शॉर्टकट नहीं होता। यह इंटरनेट और गूगल का ज़माना की देन नहीं है।
या सचमुच इसमें साधना लगती हो, साधना वो जिससे हमारी हम जो कहते हैं ना कि जो हमारे ऋचाएँ वेद उस परंपरा में साधना माना जाता है कि ये श्रम है, उस श्रम से इन्होंने किया। यह पुस्तक 1922 से 42 के लगभग 1 दर्जन कॉन्फिडेंशियल फाइल, गोपनीय फाइल जो रहीं उसे निकाली गई सामग्री पर आधारित है। बिहार आर्काइव से न्यूज़पेपर्स ऑफ 1920s, 1920 के दशक के अखबारों को एकत्र करना, निकालना, उनसे प्रामाणिक चीज़ें देना, ये कितना कठिन काम है ये आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और बिहार काउंसिल यानी असेंबली जो उस वक्त थी उसके प्रोसीडिंग्स 1926 से 52 तक का निकालना, ये सारा काम रणवीर जी ने किया। अपना काम करते हुए आप समझ सकते हैं कि कितना उनका श्रम और प्रयास रहा होगा। पुस्तक में 14 अध्याय हैं, लगभग 235 पेज की पुस्तक है, 6 अपेंडिक्स हैं, 196 फुटनोट्स हैं, यानी कितने प्रयास से चीज़ें उसमें डाली गई हैं, आप इससे आकलन कर सकते हैं। कई लोग पूछते हैं कि इस तरह की पुस्तकों का मकसद क्या है, उल्लेख क्या है, और जैसा आपने सुना हमारे पूर्व वक्ताओं को कि इस तरह के लोग जिनका बड़ा योगदान देश में रहा, जो सचमुच अनसंग थे, अननोन थे, उनको सामने लाने का ये प्रयास कितना श्रम साध्य रहा, इसकी उपयोगिता आज की समाज के लिए क्या है। क्योंकि हम जानते हैं, हम उस एरा में, मैं अखबार की पृष्ठभूमि से आया, तो 90 के बाद जब ये ग्लोबल विलेज बना दुनिया में और टेक्नोलॉजी दुनिया को बदलने लगी, तो कहा जाता था कि हमारे लिए मुझे उस न्यूज़ का स्लोगन याद है, मोहंती साहब और जहाँ साहब चूँकि न्यूज़पेपर इंडस्ट्रीज से है तो वो इसको अच्छी तरह जानते हो कि न्यूज़ यू कैन यूज़, ये स्लोगन चल पड़ा। जिस खबर की आपके जीवन में उपयोगिता है उसी को हम देखें और जानें। पहले ये नहीं था, ये इस एरा का डेफिनेशन था। तो ऐसे दौर में जहाँ यूटिलिटेरियन चीज़ें, कंज्यूमर ओरिएंटेड चीज़ें, आज फास्ट फूड के ज़माने में ऐसी पुस्तकों का उपयोग क्या है, एक बड़ा सवाल है हमारे समाज के सामने। मैं कहना चाहूँगा कि इसे पढ़ते हुए मुझे जब भूमिका लिख रहा था तो मुझे जॉर्ज फर्नांडिस का एक प्रसंग याद आया। हम लोग विद्यार्थी थे और मैं पहली नौकरी जहाँ काम किया वो धर्मयुग था, टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई में। तो जॉर्ज साहब ने पहला इंटरव्यू दिया जब वो इमरजेंसी के दौरान गिरफ्तार हुए, उसके बाद छूटे, 77 में चुनाव जीते। तो बताया कि भूमिगत जीवन में वो कैसे रहे, क्या किया और क्या कहा, और उनको प्रेरणा कहाँ से मिली। आप गौर करिए, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं उसमें हिस्सेदार रहे हैं कि 76 के उन दिनों में जब कोई उम्मीद नहीं थी कि इमरजेंसी कहीं से रिलैक्स होगी, तब जॉर्ज उस वक्त कैसे वांटेड थे। और जब वो पकड़े गए, हम सब विद्यार्थी थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, और वो BBC सुना करते थे, तो क्या टिप्पणियाँ आई थी वो मैं बताना नहीं चाहता। लेकिन जॉर्ज ने कहा कि उन नाउमीदी के दिनों में जब कहीं कोई उस अंधेरा का अंत नहीं दिखता था, तो मुझे प्रेरणा कहाँ से मिली। कहा कि मैं नागालैंड में था, कोहिमा में, और हम उस जगह गए जहाँ शहीदों का एक स्मारक बना हुआ है। वहाँ लिखा हुआ था कि हम आपके आने वाले कल के लिए अपना आज कुर्बान कर रहे हैं। कहा कि दैट इंस्पायर्ड मी कि हम इस डार्केस्ट पीरियड एरा में भी हम I'll go through, I'll fight। तो कुमार कालिका सिंह जैसे लोग ऐसे ही हैं। उनका साहित्य हमेशा जब भी समाज, जब भी व्यक्ति, जब भी हमारी मनःस्थिति, जब भी हमारा दौर हताशा, निराशा से गुजरेगा, तो प्रेरित करने वाले लोग कुमार कालिका सिंह ही जैसे होंगे। और उस पुस्तक की यही उपयोगिता होगी। आप देखें, कुमार कालिका प्रसाद जी, जिन्हें हीरा जी के लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता था, गिद्धौर स्टेट के जमुई परिवार के वो थे, तेजस्वी विद्यार्थी थे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे कि 1920 के दशक में गांधी जी से उनका संपर्क हुआ, और वह राजसी ठाट बाट, वह त्याग 1921 के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में उस राजसी परिवेश से आकर उन्होंने अपना लिया। आपको याद है महात्मा गांधी का वह 1916 का बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का भाषण, जो ऐतिहासिक भाषण था, कैसे उसने लोगों को बदला। और भारत को गांधी ने क्या दिया? चरित्र दिया। वो चरित्र बल दिया कि उस एम्पायर के खिलाफ, जिसके राज्य में सूर्यास्त नहीं होता था, आप खड़ा हो सकते थे। उस चरित्र का रिफ्लेक्शन कालिका बाबू में दिखता है। कैसे उस परिवार, उस राजसी ठाट बाट से आने के बाद वह 1921 से वह इस मूवमेंट से जुड़े, और वह दौर था आदर्श सपनों का दौर, जिसकी उत्पत्ति थे
हमारे कालिका बाबू जैसे लोग। मैं कई बार यह सवाल सोचता हूँ और मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब जैसे लोग इस पर बहुत अच्छी तरह कह सकते हैं कि कालिका बाबू के भी जीवन में अंत में आप देखेंगे तो वो जिस दल में गए, फिर छोड़ा, फिर जहाँ तक मुझे याद है उस पुस्तक से वो कृपलानी जी के साथ गए, फिर उनसे भी अलग हुए। बाद में बिल्कुल वह जब एक तरह से अध्यात्म की तरफ उनका रुझान था। विनोबा जी गए थे उनसे मिलने, उस वक्त वो गीता का अनुवाद कर रहे थे, उनके प्रवचनों का और अनासक्त योग का। विनोबा जी ने कहा कि विलक्षण अनुवाद इन्होंने किया है। तो क्या ऐसा हुआ कि एक स्टेज के बाद महर्षि अरविंद आध्यात्म की ओर चले गए। अच्युत पटवर्धन, सोशलिस्ट मूवमेंट के इतने बड़े नाम, आज़ादी मिली वह चले गए अध्यात्म की ओर। पंडित रामनंदन मिश्र, समाजवादी पार्टी के फाउंडर लोगों में, जयप्रकाश जी के साथ भागने वाले 42 के लोगों में, इस तरह अनेक नाम है इस श्रेणी में। और कुमार कालिका जी जैसे लोग जो इतने पैशन से आए, वो भी क्यों इस तरह की राजनीति से निराश हुए? ये सारे सवाल मुझे लगता है कि हमें अपने दौर में गौर करना चाहिए, क्योंकि राजनीति शायद उनके लिए थी आमूलचूल परिवर्तन और नए इंसान के निर्माण का माहौल बनाने का मकसद। क्योंकि जिस व्यक्ति ने 1921 में जमुई सब डिविजनल कोर्ट में अपना बयान दिया, जो शायद विनोद जी ने सुनाया, कि एज ए फ्री सिटीजन ऑफ इंडिया आई डू नॉट रिकॉग्नाइज द जुरिडिक्शन ऑफ ए फॉरेन कंट्री एंड आई एम अपियरिंग बिफोर द कोर्ट एज ए प्रिजनर ऑफ वॉर। ये कहने के लिए उस वक्त साहस चाहिए था, और उस पृष्ठभूमि के व्यक्ति के लिए और भी साहस, जो एक ऐसे परिवार से आता था जो एक स्टेट था, संपन्न था, जो सामर्थ्य परिवार था। वहाँ खोने के लिए बहुत कुछ था। और जब अक्टूबर में 1921 में कोर्ट में उन्होंने बयान दिया, तो उस वक्त जेबी कृपलानी उस कोर्ट में मौजूद थे। फिर कालिका प्रसाद जी ने आगे कहा उस वक्त, दिस कंट्री इज आवर कंट्री, द इंग्लिश मैन कैन लीव हियर ओनली एट आवर विल, दे कैन लीव हियर ओनली एज आवर हेल्पर्स एंड आवर सर्वेंट्स, नॉट आवर एज मास्टर्स। ये कहने का साहस बड़ा अद्भुत रहा होगा। और वह 4 बार जेल गए 1921 में। आप ये चारों पीरियड देखिएगा और जोड़िए इसको फ्रीडम स्ट्रगल के इतिहास से। 1921, 1930, 1932 और 1940 ये वर्ष थे जब भारत को बदलने का जो अभियान, सात्विक अभियान गांधी ने शुरू किया, वो उसमें माइलस्टोन वाली ये वर्ष है। इनका अपना सिग्निफिकेंस है। उस वक्त मोर्चे पर कैसे कालिका प्रसाद जी जैसे लोग थे वो आप समझ सकते हैं। और इतना ही नहीं, कालिका बाबू के निमंत्रण पर गांधी जी और सरोजनी नायडू जमुई गए। 1927 में गांधी जी गए हैं, 1937 में मार्च में सरोजनी नायडू गए हैं। गई, वह बड़े प्रखर वक्ता थे। बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू ने उनको कहा कि भाई वो एनी बेसेंट की शैली में उद्भट वक्ता हैं। कई बार उन्हें कहा। फिर वो मैं बताया जैसे अलग हो गए कांग्रेस से जून 1951 में ही, और कृषक मजदूर पार्टी जेबी कृपलानी के साथ उन्होंने ज्वाइन किया। वह पहली बार बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1926 में चुने गए, महाराज की दौर को हराकर। पुनः 1935 में, पुनः बिहार असेंबली में 1937 में, और 1946 में जमुई रूरल से अनअपोज्ड। ये चारों दौर वो है जब भारत गुलाम रहा। उस वक्त के उनके भाषण, उनके विचार आप पढ़िए, क्या दृष्टि थी ऐसे लोगों की। जब वो नहीं रहे तो बड़ा प्रखर अखबार, बल्कि देश के अखबारों में उसकी गिनती होती थी। अपने विचारों के कारण, अपने त्वरित टिप्पणी के कारण। सर्चलाइट, उसने 11/9/1954 को लिखा अपने कॉलम में कि ही वाज लाइक ए गैरिबाल्डी। आप जानते हैं उनकी भूमिका गैरिबाल्डी की। पैट्रियट नॉट ए पॉलिटिशियन, ए सोल्जर नॉट ए स्टेट्समैन, एंड लाइक मेजनी एन indefatigable singer of freedom and democracy and not an adept wild game of politics and intrigue। ये उनके बारे में टिप्पणी उनके न रहने पर लिखी गई। हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने उन्हें कहा कि द हिस्ट्री विल नेवर फॉरगेट दिस इलस्ट्रियस सन ऑफ द सॉइल। ये उनका अतीत रहा जो आने वाले वर्षों में लगातार इंस्पायर करेगा। उनका मैंने जैसे कहा कि रेलिवेंस ऐसे लोगों का क्या बना रहेगा। मैं अभी आज एक पुस्तक पढ़ रहा था एक वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट की, कैसे दुनिया बदल रही है और बड़ी तेजी से बदल रही है। बदलने का वो है कि एक मोटे तौर पे देखें तो विचारों की दुनिया पहले थी, अभी टेक्नोलॉजी की दुनिया।
और मोटे तौर पर जो डिवाइड करते हैं लोग कि पहले एग्रीकल्चर एरा आया, यानी कृषि का दौर था, उसके बाद इंडस्ट्रियल एरा आया, पोस्ट इंडस्ट्रियल एरा आया, अब तो इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन, डेथ ऑफ डिस्टेंस का एरा है, उसके आगे भी कहा जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एरा है। पर इन सब एरा में इसके वैल्यूज अलग रहे, इसके इंस्टीट्यूशंस अलग रहे। हम चाहें या ना चाहें, जो इस्टेब्लिश्ड मतलब इंस्टीट्यूशंस है वो पूरी तरह दुनिया में बदल रहे हैं। हमें भी उस टेक्नोलॉजी से बदलना पड़ेगा। कई बार मैं मजाक में कहा करता हूं अपने मित्रों से कि आज दुनिया को बदलने का सबसे पावरफुल स्रोत और केंद्र है सिलिकॉन वैली। वहां जो टेक्नोलॉजी निकलती है वो हमारे जीवन को नियंत्रित कर रही है। पर इस दौर में भी क्या चीजें रह जाएंगी। वो सोशियोलॉजिस्ट, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, आज ही पढ़ रहा था उस किताब में, कहा कि भाई क्या कारण है कि आज वेस्टर्न कंट्रीज में भी, जब सुकरात, प्लेटो से लेकर शेक्सपियर तक के और उस एरा के बाकी लोगों के, रोमन एम्पायर के एक सम्राट हुए जिन्होंने मेडिटेशन करके पुस्तक लिखी, डायरी लिखा करते थे, उनकी चीज़ें इतनी रेलिवेंट है कि वो लोग लाखों सुनने जाते हैं, उनके नाटक देखने जाते हैं, उनके ओपेरा बड़ा सक्सेसफुल होते हैं। तो मुझे हमारे यहाँ याद आया कि क्या कारण है कि आज भी हमारे यहाँ गाँवों में महाभारत से लेकर, रामायण से लेकर, हमारे उपनिषद से लेकर, उनके अंदर जो ताकत है उसमें है क्या? वो ताकत है जो शाश्वत है, वो वैल्यूज की हैं, जिसको कुमार कालिका बाबू जैसे लोगों ने रिप्रेजेंट किया। उन चीजों को पुनः लोगों को याद दिलाने का बड़ा काम रणवीर जी ने आज किया है, इसलिए हम उन्हें पुनः बधाई दें। और जैसा मैंने कहा कि वो वेस्टर्न एक्सपर्ट जो मानते हैं कि दुनिया किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बदल रही है, और ये कोई साधारण लोग नहीं मान रहे। मैं कह रहा हूँ हमारे समय के जो सबसे बड़े वैज्ञानिक हुए, जिनका 2 वर्षों पहले लगभग निधन हुआ, स्टीफन हॉकिंग, जिन्हें हम अपने समय का आइंस्टीन कहते हैं, उन्होंने अपनी अंतिम किताब में लिखा कि 4-5 चीज़ें हैं जो दुनिया को बदल देंगी। नहीं तो अगर इंसान नहीं सीखा तो उसको अपने लिए अलग नई धरती तलाश लेनी चाहिए, हम खुद ही दुनिया को नाश कर लेंगे। उसमें इकोलॉजिकल डिसास्टर से लेकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पॉपुलेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। वो एक वैज्ञानिक कह रहा है, कोई मामूली आदमी नहीं कह रहे हैं। पर उनके बीच भी दुनिया को सस्टेन करने के लिए जो वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू शाश्वत है, जिनको अपने दौर में गांधी ने डिफाइन किया। गांधी ने एक नया इंसान होना हमें सिखाया, और कुमार कालिका बाबू जैसे लोग वो इंसान बने। इसलिए ऐसे लोग हमें हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। वह काम आज पुनः उस काम को सामने लाने का कठिन प्रयास जो था वो करके पूरा किया हमारे हमारे मित्र रणवीर जी ने। हम इन्हें पुनः बहुत बहुत बधाई देते हैं। आप सबकी ओर से, अपनी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद।